हेलो मित्र, इसके पहले आपने अनुच्छेद नंबर 85 को देखा, ठीक है। आज हम जो चर्चा करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर ही चर्चा होगी और वो अनुच्छेद नंबर 105, अनुच्छेद नंबर 108, अनुच्छेद नंबर 110 और अनुच्छेद नंबर 111 और अनुच्छेद नंबर 123। ये संसदीय प्रक्रिया में वो अनुच्छेद हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं संसद में, हम उन्हीं बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। और अनुच्छेद नंबर 105 बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अनुच्छेद नंबर 108 ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अनुच्छेद नंबर 110 ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अनुच्छेद नंबर 111 ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद नंबर 123 ये टॉपिक होगी जिस पर आप से प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इस पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। एक ही साथ मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो लंबा होगा तो कुछ चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा हो जाए, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो ये आपको अनुच्छेद नंबर 85 जो पिछला वीडियो था ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए देख लेते हैं फटाफट कि अनुच्छेद नंबर 105 में क्या कहा गया है, ठीक है। उस पर चर्चा करेंगे, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज हमारी जो टॉपिक होने वाली है वो किन किन बिंदुओं को लेकर होने वाली है, आइए वो देख लेते हैं। क्लियर। संसद, और मैंने आपको बताया था कि जो संसद है ये अनुच्छेद नंबर 79 से लेकर अनुच्छेद नंबर 123 तक है और ये अनुच्छेद से रिलेटेड कई प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया और कुछ बिंदुओं पर मैंने आपसे डिस्कशन भी किया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि संसद में जो अनुच्छेद हैं कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे 105, अनुच्छेद नंबर 105, अनुच्छेद नंबर 108, अनुच्छेद नंबर 110 और अनुच्छेद नंबर 111, ये कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। और इसके अलावा एक अनुच्छेद और है 123। अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो हम 123 भी चर्चा कर देंगे, अन्यथा हम इसको आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप पर इस पर आज ही चर्चा कर दिया जाए। आइए मित्र देखते हैं अनुच्छेद नंबर 105, बहुत छोटा है। अनुच्छेद नंबर 105 में ध्यान रखिएगा, इसमें संसदीय विशेषाधिकार की बात की गई है। संसदीय विशेषाधिकार। अब देखिए, संसदीय विशेषाधिकार दी गई है, किसको दी गई है? संसद। इसका मतलब ये है कि संसद को, जी हाँ, संसद को सामान्य सिविल नागरिकों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यही है संसदीय विशेषाधिकार। और इनमें दो बातों को ध्यान में रखना है। पहला, जो अनुच्छेद 19, जी हाँ, अनुच्छेद 19 आपने सुना होगा। अनुच्छेद नंबर 19 जो आम सिविल नागरिकों को दी गई है उसके अपेक्षा इनको अधिक अधिकार दिया गया है। बोलने के लिए जो स्वतंत्रता, विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता इनको अधिक दे दिया गया है। और अनुच्छेद नंबर 19 कहीं ना कहीं ये अनुच्छेद नंबर 19 का उल्लंघन भी कर जाते हैं और इनके उल्लंघन करने पर आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हो, यानी कि कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हो, ऐसा कहा गया है। कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हो तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि यही एक तरीके से क्या है? संसदीय विशेषाधिकार है कि आप चुनौती नहीं दे सकते हो। क्लियर। दूसरा कहा गया है कि इनके खिलाफ, जैसे संसद का कोई अधिवेशन चल रहा हो तो संसद के
अधिवेशन के 40 दिन पहले और बाद में इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। इनको आप क्या नहीं कर सकते हो? गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। ठीक है, गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि समान सिविल नागरिकों की अपेक्षा इनको गिरफ्तारी के संदर्भ में, कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में कुछ अधिक अधिकारिता प्रदान की गई है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान, लेकिन निवारक कानून अधिनियम को छोड़कर, यानी कि निवारक संबंधित अधिनियम को छोड़कर, अब निवारक अधिनियम कानून क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि निवारक यानी कि संदेह के आधार पर किसी को नज़रबंद कर लिया जाना, जिससे कि देश में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का क्या हो? खतरा हो। जब राष्ट्रीय देश की एकता एवं अखंडता का खतरा संसद के किसी मेंबर्स के कारण हो रहा है तो ऐसे मामले में इनको गिरफ्तार करके नज़रबंद किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन समान मामले में अधिवेशन के 40 दिन पहले और बाद इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और इनको गिरफ्तार करने के पहले आपको किससे संपर्क करना होगा? तो उस सदन के अध्यक्ष से आपको संपर्क करना होगा। क्लियर? ये कुछ संसदीय विशेषाधिकार होते हैं, कुछ संसदीय विशेषाधिकार होते हैं और ये संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद नंबर 105 में है। और ये कहीं ना कहीं अनुच्छेद नंबर 14 का क्या करता है? अनुच्छेद नंबर 14 का उल्लंघन है। तो ये भी आप जानते रहिएगा, अनुच्छेद नंबर 14 का उल्लंघन है। उल्लंघन का मतलब यहाँ पे जो समता और समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है उसका यहाँ पे क्या है? उल्लंघन है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने जो संसदीय प्रक्रिया में अनुच्छेद नंबर 105 है उस चीज़ को समझ लिया और इसको नोट भी आप कर लिए होंगे। आइए अनुच्छेद नंबर 108 को हम देख लेते हैं मित्र, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये चीज़ को देख लेते हैं। पहली चीज़, अनुच्छेद नंबर 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई। संयुक्त अधिवेशन की बैठक, संयुक्त अधिवेशन की बैठक, संयुक्त अधिवेशन की बैठक संयुक्त इसलिए क्योंकि इस बैठक में लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन भाग लेते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन की बैठक अनुच्छेद नंबर 108 के तहत होती है, पहला पॉइंट। और इसमें कुछ पॉइंट हैं जिसको आप नोट करना है, वो चीज़ें आप जान लीजिए। पहली चीज़, संयुक्त अधिवेशन की बैठक कब बुलाई जाती है? जब संसद के दोनों सदनों में किसी सामान्य विधेयक को लेकर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको ये याद करना है कि संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन बुलाता है? तो इस बैठक आहुति, इस बैठक को राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से बुलाता है। किसके परामर्श से? लोकसभा
अध्यक्ष के परामर्श से बुलाता है। केवल लोकसभा के परामर्श, अध्यक्ष के परामर्श नहीं, बल्कि राज्यसभा के उपसभापति से भी परामर्श लेता है। उपसभापति से भी परामर्श लेता है। दोनों सदनों के अध्यक्ष से परामर्श लेकर ही राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। क्लियर? ये ध्यान से समझिएगा। अगला ये इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 118 अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद नंबर 118 के तहत अनुच्छेद नंबर 108 की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये पॉइंट। अगला पॉइंट इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के विधेयक की वरीयता लोकसभा को ही मिलती है। और क्यों मिलती है? कारण कि लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है और राज्यसभा के सदस्यों की अपेक्षा अधिक होती है, और जब बहुमत कराया जाता है तो लोकसभा के सदस्यों की बहुमत की संख्या अधिक होती है। ऐसे स्थिति में अगर आप देखेंगे तो इसमें वरीयता किसको मिलेगी? लोकसभा को ही मिलेगी। अगला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन की बैठक को बुलाया गया है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन की बैठक को बुलाया गया है। 3 बार बुलाया गया। और जो पहली बैठक थी मित्र, वह 1961 में दहेज निरोधक से संबंधित थी। ठीक है, तो पहली बैठक 1961 में दहेज निरोधक से संबंधित थी, और 2 बैठकें किससे संबंधित थी, कब हुई थी, ये आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। क्लियर? तो यहाँ से लगभग जितने प्रश्न बनेंगे वो आप पूरे सारे प्रश्न कर लोगे, ऐसा मेरा विश्वास है, और ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो संयुक्त अधिवेशन से संबंधित इतने प्रश्न को अगर आप याद कर लेते हैं तो ये टॉपिक आपकी तैयार हो जाती है अनुच्छेद नंबर 108। आइए अनुच्छेद नंबर 110 को देख लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपने 105 को देख लिया, आपने 108 को देख लिया। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 110। आइए अनुच्छेद नंबर 110 के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 110 ये क्या है? तो आप ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद नंबर 110 ये क्या है? इस चीज से रिलेटेड प्रश्न भी बनते हैं, उस सारे प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिएगा। पहला, अनुच्छेद नंबर 110 में धन विधेयक की बात की गई है। धन विधेयक की बात की गई है, पहला पॉइंट की बात। दूसरा, धन विधेयक राष्ट्रपति के स्वीकृति से ही, राष्ट्रपति के स्वीकृति से ही सबसे पहले लोकसभा में
प्रस्तुत किया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है, प्रस्तुत किया जाता है। तो आपसे कभी पूछा जाता है कि धन विधेयक किसके स्वीकृति से लोकसभा में पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से पेश किया जाता है। और अगला ये ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, न कि राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। अगला, धन विधेयक के संदर्भ में, धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिन विचार करने के लिए समय दिया जाता है। यदि राज्यसभा कोई प्रतिक्रिया नहीं की तब भी धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा पास मान लिया जाता है। ठीक है। मात्र 14 दिन तक इसको पावर है कि वो अपने पास रख सकती है, इससे ज़्यादा पावर नहीं है। अगर इतने दिन में उसने पुनर्विचार नहीं किया, पुनर्विचार करके वापस नहीं भेजा या किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं दिया, तब ये विधेयक क्या मान लिया जाता है, पास मान लिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है, कोई विधेयक, कौन सा विधेयक, आप ऐसे समझो, कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है, यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान से सुनिएगा, यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, न कि राज्यसभा का अध्यक्ष करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। देखिए, इसलिए कौन सा विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय लोकसभा करता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धन विधेयक वित्तीय विधेयक हो सकता है, लेकिन सभी प्रकार के वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस बात का निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक के संदर्भ में जो है, इतनी पॉइंट आप याद करिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला कि किस अनुच्छेद में, तो 110 में धन विधेयक की बात की गई। धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये आपको याद करना है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को मात्र 14 दिन तक शक्ति प्राप्त होती है। धन विधेयक है, ये निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है, न कि राज्यसभा के अध्यक्ष का। तो ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, हमेशा पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये धन विधेयक भी आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद नंबर 111, देखिए इसका मैंने संक्षेप में चर्चा किया भी था, फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूँ। ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें वीटो पावर है। अनुच्छेद नंबर 111 में राष्ट्रपति साधारण विधेयक को रोक सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा साधारण विधेयक पर रोक।
और इसी रोक को क्या कहते हो आप? वीटो कहते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, संविधान में या अनुच्छेद नंबर 111 में कहीं वीटो पावर का उपयोग नहीं किया गया है, कहीं भी वीटो पावर का उपयोग नहीं किया गया है। हाँ, रोकने के संदर्भ में राष्ट्रपति को 3 पावर दिए गए हैं यहाँ पर, और 3 पावर वीटो के रूप में कौन कौन से, तो ये ध्यान रखिएगा। 3 है, एक है पूर्ण वीटो, पूर्ण या इसको अत्यांतिक, नाम भी थोड़ा सा टिपिकल है, अत्यांतिक वीटो कहते हैं। एक है निलंबनकारी वीटो, और एक वीटो जो है वो पॉकेट वीटो है। ठीक है, ये अत्यांतिक या पूर्ण वीटो का मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति किसी वीटो पर अपनी स्वीकृति दे सकता है और नहीं दे सकता है। बस 2 बातें इसमें हैं, या तो ये स्वीकार करें या तो ये इसे अस्वीकार करें, ये आप ध्यान रखिएगा। और निलंबनकारी वीटो में क्या है, या तो इसको स्वीकार कर ले या तो फिर इसको क्या करें, पुनर्विचार करें। पुनर्विचार करके क्या करें, संसद को वापस करें। और पॉकेट वीटो का मतलब कि किसी भी तरीके का जवाब न देना, न तो स्वीकार ही करें, न तो स्वीकार करें और न ही अस्वीकार करें। ठीक है, ये 3 प्रकार की वीटो पावर इसको प्रदान किए गए हैं। ये चीज़ आप समझिएगा कि इसमें स्वीकार करें या अस्वीकार करें, जो भी साधारण विधेयक आता है उस विधेयक पर वो सिग्नेचर कर भी सकता है और नहीं कर सकता है। जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो उसमें एक समय 65वां संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा विधेयक को पास कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रपति उस विधेयक पर सिग्नेचर करने से क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया था। और कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार के विधेयक को क्या कर देता है, स्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और निलंबनकारी वीटो में पुनर्विचार। अब देखिए, पुनर्विचार के संदर्भ में आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला, राष्ट्रपति के बारे में ये कहा जाता है पुनर्विचार के संदर्भ में, मैंने एक बार और बताया था, 42वें संविधान संशोधन को याद करना है और 44वें संविधान संशोधन। अब जरा देखते हैं। और इसके पहले, ठीक है, पहले ये कहा गया था कि निलंबनकारी वीटो जब राष्ट्रपति उपयोग करता था तो वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। ठीक है, इस प्रकार के विधेयक पे वो रोक सकता था, मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो विधेयक को पास नहीं करता था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति को यह बाध्य कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद को सलाह वो माने, मंत्रिपरिषद की सलाह को क्या करे, वो मंत्रिपरिषद की सलाह को वो माने। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी, मंत्रिपरिषद के सलाह को क्या करे, माने। अगला, 44वें संविधान संशोधन के लिए ये कह दिया गया 1978 में, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि उसके लिए क्या कर दे, पुनर्विचार करने के लिए वापस कर दे। तो ये जो पुनर्विचार है ये कब आया, 44वें संविधान संशोधन के पहले, यानी कि 2 साल में उसको पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं था। और इसके पहले पुनर्विचार करके वापस कर दें तब भी मानने के लिए बाध्य नहीं होता था, अगर वो पुनर्विचार कर दे, और वैसे भी बाध्य नहीं होता था। तो ये थोड़ी सी बेसिक अंतर है, आप इसको समझिएगा। एक बार मैंने इसके पहले भी चर्चा आपके सामने प्रस्तुत किया था, वो ध्यान में रखिएगा। क्लियर? अब देख लेते हैं कुछ और फंडामेंटल चीज़ है यहाँ पर जिसको आपके लिए जानना आवश्यक है। पूछा जाता है कि पूर्ण वीटो 2 बार प्रस्तुत किया गया है, और ये 2 बार जो वीटो पावर है, एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा, तो जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनके द्वारा एक बार वीटो पावर लाया गया था 1956 में, और एक बार जो वेंकट रमन राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा वीटो पावर का ये पूर्ण वीटो का प्रयोग किया गया था। और निलंबनकारी वीटो का उपयोग आपने नाम सुना होगा, अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम।
तो अब्दुल कलाम के द्वारा निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया गया था और पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा ये वीटो पावर का क्या किया गया था, उपयोग किया गया था। तो ये चीज़ भी आप समझिएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपने अनुच्छेद नंबर 105, 108, 110, 111 के बारे में देखा। कहने का मतलब संसदीय विशेषाधिकार, संयुक्त अधिवेशन, धन विधेयक और राष्ट्रपति का वीटो। ठीक है, वीटो शब्द अगर कहा जाए तो ये प्रयोग कहाँ किया गया जाता है, किसके संविधान में? तो ये अमेरिका में वीटो शब्द का उपयोग किया गया। भारत में वीटो शब्द या वीटो की परिभाषा नहीं उल्लेखित है। यहाँ साधारण विधेयक को कैसे कैसे मामलों को किस तरीके से रोका जा सकता है राष्ट्रपति को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। क्या होता है वीटो पावर और कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताया गया। उसमें कंडीशन क्या क्या चीज़ें होते हैं वो भी बताया गया। और ये किसके समय उपयोग किया गया वो बताया गया। और तक कुल वीटो पावर कितनी बार उपयोग किया गया वो आपको यहाँ पे बताया गया। क्लियर? यहाँ से अगर प्रश्न आएगा तो आप निश्चित रूप से कर जाओगे। ज्ञानी जैल सिंह के समय एक फेमस क्वेश्चन है कि डॉग से संबंधित उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में किया था। ये डेट भी आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद नंबर 123, अब 123 के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा न होने पाए। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटा ही हो और चीज़ें कुछ उसके साथ और जोड़ी जाएंगी। संसद में जो और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसको भी साथ में लेकर आ जाएगा। अनुच्छेद नंबर 123 के साथ अनुच्छेद नंबर 120 और अनुच्छेद नंबर 122 की भी चर्चा हम करेंगे। वन लाइनियर टाइप के वहाँ भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसको भी हम देखेंगे। तो इसी के साथ मित्रों मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत।